मैं रोली पांडे आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है मोशन। आज से हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मोशन हमने कैसे समझा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ के इनकी जो भी डेफिनेशंस होती हैं, इन तीनों की डेफिनेशन के बेसिस पे हमने मोशन को समझा कि मोशन क्या होता है। आज हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या है, फोर्स। तो मोशन जो है उसका, मोशन का रीजन क्या है, मोशन होता किसकी वजह से है, कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आता है। तो टू गिव मोशन टू एनी ऑब्जेक्ट वी अप्लाई सम एफर्ट। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना होता है तो उसको मोशन में लाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट अप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर एफर्ट अप्लाई किया जाता है, उसके बाद ही तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आती है। तो एफर्ट किसी भी चीज में तीन तरीके से लगाया जा सकता है। कोई चीज अगर मोशन में है तो उसके मोशन को कम करने के लिए एफर्ट लगाया जाता है, या तो कोई चीज मोशन में है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए एफर्ट अप्लाई किया जाता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मोशन को रोकने के लिए एफर्ट अप्लाई किया जाता है। एफर्ट कौन कौन सी चीज़ों के लिए अप्लाई किया जाता है, पहला, कोई चीज़ अगर मोशन में है तो उसके मोशन को कम करने के लिए, दूसरा, मोशन में है तो मोशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, मोशन इंक्रीज करने के लिए, या फिर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए। इन तीन चीज़ों के लिए एफर्ट अप्लाई किया जाता है। तो जो एफर्ट किया जाता है इन तीन चीजों के लिए, उस एफर्ट को ही फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या है, बेसिक कॉज है मोशन का। मोशन का एक जो मतलब मेन कॉज जो है वो है हमारा फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया, एफर्ट ऑफ पुल और पुश दैट प्रोवाइड्स मोशन इन अ बॉडी और ब्रिंग बैक टू रेस्ट। क्या है फोर्स, किसी भी चीज पर या तो पुल करते हैं या तो पुश करते हैं, तो पुल या पुश का इफेक्ट करने पर वो चीज मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए तो उसी एफर्ट को फोर्स कहा जाता है। ठीक है, फोर्स में मेनली दो चीज होती है, या तो पुल किया जाता है या तो पुश किया जाता है। तो पुल या पुश का जो एफर्ट है उस एफर्ट को ही फोर्स कहते हैं। ठीक है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले कोई चीज अगर मोशन में है तो या तो हम उसके मोशन को रोक सकते हैं, ठीक है, या तो कोई चीज मोशन में नहीं है उसको मोशन में लाना है तो उसके ऊपर एफर्ट अप्लाई करके उसको हम मोशन में ला सकते हैं। तो पहला क्या इफेक्ट हुआ फोर्स का, टू स्टार्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, चेंज द स्पीड। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टार्ट और स्टॉप द मोशन, इसका एग्जाम्पल क्या है, जब फुटबॉल फेंकी जाती है या फिर क्रिकेट फील्ड में जब क्रिकेट खेला जाता है तो बॉल जब फील्डर के पास आती है और फील्डर बॉल को कैच कर लेता है, तो कैच करने पे क्या होता है, बॉल की स्पीड रुक जाती है। तो क्या हुआ, मोशन बॉल का रोक दिया गया, उसको कौन सी पोजीशन में लिया है, रेस्ट में लिया है। ठीक है, तो फोर्स का क्या, तो रेस्ट में लाए कैसे, कुछ ना कुछ हमने उसके ऊपर एफर्ट अप्लाई किया, तो जो एफर्ट अप्लाई किया उसको कहेंगे फोर्स। तो फोर्स ने क्या किया, बॉल को पकड़ करके उसके मोशन को रेस्ट में ले आए। दूसरा क्या है, चेंज द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ। किसी भी चीज पर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो पहली चीज उसकी स्पीड में चेंज आती है, या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, या तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों में ही चेंज आ सकता है। दोनों में चेंज कैसे आ सकता है, मतलब एग्जाम्पल जैसे कैसे समझेंगे, जैसे फुटबॉलर है, फुटबॉलर जब फुटबॉल को किक करता है तो बॉल तो पहले किसी ना किसी मोशन से आ रही होती है, लेकिन जब उसको किक किया जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है मोशन की। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, स्पीड बढ़ गई। अगर कोई चीज लेफ्ट से आ रही है तो उस पर कोई बॉल लेफ्ट से आ रही है, उसको किक किया जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो राइट में चली जाएगी, राइट या लेफ्ट या किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो डायरेक्शन भी चेंज हुई। तो स्पीड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक चेंज भी हो सकता है, या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो सकता है। अगर उसी डायरेक्शन में मार देंगे, किक कर देंगे बॉल को, तो दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ी, सिर्फ उसकी स्पीड बढ़ी। लेकिन अगर किक मार के उसकी डायरेक्शन में चेंज कर दी तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल गया। ठीक है, तो या तो स्पीड में चेंज आएगा
या तो डायरेक्शन में चेंज आएगा या तो दोनों में ही चेंज आएगा फोर्स अप्लाई करने पे। ये दूसरा इफेक्ट है। तीसरा इफेक्ट क्या है, कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन डायमेंशंस। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है या फिर नहीं भी है, तो उसके डायमेंशन में हम चेंज ला सकते हैं। कैसे? फोर्स अप्लाई करके। जैसे हाथ में कोई रबड़ या स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसको जब दोनों साइड से एफर्ट लगा करके खींचेंगे तो खींचने में क्या होगा, उसकी लेंथ में चेंज आएगा, साइज में चेंज आएगा, ठीक है। बॉल है, बॉल को अगर दोनों साइड से फोर्स लगा करके एक साथ ऐसे करेंगे तो वो पिचक जाएगी। तो पिचकने का मतलब क्या हो गया, वो कैसी हो गई, साइज में उसके चेंज आ गया, लेंथ में चेंज आ गया, एरिया में चेंज आ गया, वॉल्यूम में चेंज आ गया, उसके साइज में चेंज आ गया। तो इस तरीके से किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई करके हम उसकी डायमेंशन में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले मोशन को, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की डेफिनेशन के बेसिस पे हमने मोशन को समझा। किसी भी चीज पर जब मोशन अप्लाई किया, मोशन में आती है कोई भी चीज, तो कुछ ना कुछ कारण होता होगा जिसकी वजह से वो मोशन में आती है। तो कारण क्या है, एफर्ट। किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट करते हैं। एफर्ट 3 तरीके से किया जाता है, या तो मोशन को स्पीड करने के लिए, इस मोशन की स्पीड बढ़ाने के लिए, या तो मोशन को रिड्यूस करने के लिए, या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए। इन 3 चीजों के लिए एफर्ट अप्लाई किया जाता है। इसी एफर्ट को फोर्स कहा जाता है। तो सिंपली फोर्स का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज पे जब एफर्ट अप्लाई किया जाता है पुल करके या उसको पुश करके, तो उसको क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं। और फोर्स क्या है, मोशन का बेसिक कॉज है, ठीक है। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, 3 इफेक्ट होते हैं। पहला, या तो वो ऑब्जेक्ट को अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। ये पहला इफेक्ट है फोर्स का। दूसरा इफेक्ट क्या है, स्पीड में चेंज आ सकती है, मोशन में स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, इन दोनों में भी चेंज हो सकता है। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। ये दूसरा इफेक्ट है। तीसरा इफेक्ट क्या है, किसी भी चीज पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फिर उसकी डायमेंशंस में चेंज आ जाती है, या फिर डायमेंशन में चेंज आ सकती है। तो ये 3 हमारे इफेक्ट हो गए फोर्स के। अब हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। इनके मोशन के बेसिस पर 2 ही टाइप के फोर्स होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। इन्हीं के बेसिस पे बाकी पूरा हम पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फोर्स क्या होता है समझ लिया हमने। फोर्स क्या, सिंपली पूछा जाए तो क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन, या फिर ये भी कह सकते हैं बेसिक कॉज ऑफ मोशन। अब बेसिक कॉज ऑफ मोशन क्यों कहा जाता है, फोर्स को बेसिक कॉज ऑफ मोशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर फोर्स मोशन का कॉज नहीं होता है। मतलब कि हर बार किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्लाई करने पर जरूरी नहीं है कि उसमें मोशन होगा ही होगा। इसी वजह से फोर्स को बेसिक कॉज ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब कि एक बेसिक कारण हम कह सकते हैं, लेकिन हर बार मोशन ही होगा फोर्स अप्लाई करने पर, यह पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखते हैं। 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स अप्लाई किया जाता है और दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट के हों, ठीक है। 3 कंडीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 2 इक्वल अमाउंट का फोर्स हमको अप्लाई करना है। मान लो इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स जो दोनों इक्वल अमाउंट का है वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया ये एक वुडन ब्लॉक है, ये एक्स है और ये वाई है। इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर 2 इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव, वो अपनी रेस्ट पोजीशन को नहीं छोड़ती। कैसे, इधर से मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को केवल 10 इधर एक्स की तरफ से खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल वाई की तरफ से खींचेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा।
लेकिन अगर दोनों ही तरफ से x और y दोनों ही इक्वल अमाउंट में यही 10 न्यूटन का ही फोर्स अपनी अपनी तरफ से खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन फोर्स इधर से आएगा, 10 न्यूटन फोर्स इधर से आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये फोर्स यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, दोनों इक्वल फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इस वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स बचेगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। ऑब्जेक्ट पर तो किसी तरीके का कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा था वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो जब ऑब्जेक्ट पे किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 0 लग रहा है, तो फिर ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव। मतलब कि जब भी बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाएगा तब मोशन नहीं होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं मोशन इज नॉट द कॉज ऑफ फोर्स, फोर्स इज नॉट द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जो नेट रिजल्टेंट है हमारा वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब अगर बैलेंस्ड फोर्स किसी भी चीज पर अप्लाई किया जा रहा है, दोनों ही डायरेक्शंस में इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और बाहर से अलग से किसी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब मान लो इधर से 10 न्यूटन का, इधर से 10 न्यूटन का एक्स और वाई लगा रहे हैं और यहाँ पे ये रिजल्टेंट हमारा 0 हो जा रहा है और इधर से कोई और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर केवल एक्स और वाई ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है पहली चीज तो उसमें किसी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं होगी, और अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है वो किस तरीके का हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो मोशन चैप्टर को दोबारा से पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तब ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा, कब? जब किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड फोर्स। फिर है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई किए जाएंगे अलग अलग मैग्नीट्यूड के। अलग मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 15 न्यूटन, इस तरीके के अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है। तो क्या होगा, अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं, 2 से ज्यादा अप्लाई किए जा रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आएगा। बैलेंस्ड फोर्स में नहीं आएगा क्योंकि 2 इक्वल अमाउंट में फोर्स से रिजल्टेंट 0 हो जा रहा था ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में आएगा क्योंकि हर डायरेक्शन से कुछ ना कुछ फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट में पोजीशन में उसकी चेंज आ जाएगा। और जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा ही 0 से ज्यादा होगा। 0 से ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है, तो इस पे किसी तरीके की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, मान लो 0 है। ठीक है, यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से 20 आ रहा है, यहाँ से 30 न्यूटन का आ रहा है, यहाँ से 40 न्यूटन का आ रहा है, तो ऐड करेंगे सबको, रिजल्टेंट मतलब क्या हो गया, टोटल फोर्स हो गया ना। तो इन सबको जो ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है कि ऐड करने के बाद 0 से तो एटलीस्ट ज्यादा ही होगा। इस वजह से अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं, तो या तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, या तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों में ही चेंज आता है। अभी जो इफेक्ट ऑफ फोर्स समझाया था आपको, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या था, जब उसकी जब डायमेंशन में चेंज आती है, तो डायमेंशन में चेंज जब आती है वो कब आएगी, जब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तभी तो डायमेंशन में चेंज आ सकती है, तो वो हो गया हमारा बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, लेकिन जब फुटबॉलर किसी बॉल को किक कर रहा है तो वो कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड में चेंज आया, बॉल की डायरेक्शन में चेंज आया, तो ये कैसा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, और उसको हमें एक्सेलरेट करना है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी को हमको और ज़्यादा बढ़ाना है,
तो फिर इसके लिए हमको अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसके बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन समझ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? हिडन फोर्स एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक ऐसा फोर्स जो कि देखने में पता नहीं चलेगा कि हाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन फोर्स वहां पे काम करता है। तो एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है उसे कहते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? कोई एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में वर्क करता हो। मतलब कि अगर लेफ्ट में मोशन हो रहा हो तो वो राइट में वर्क करेगा, राइट में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए दो सरफेस चाहिए होते हैं। जब दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। जैसे कि हम जब अर्थ पर मूव करते हैं, जब हम ग्राउंड पे चल रहे होते हैं तो हमारा मूवमेंट आगे की तरफ कैसे होता है? अभी हमने क्या पढ़ा? किसी भी चीज में मोशन कब आता है? जब उस पर किसी न किसी तरीके का एफर्ट अप्लाई किया जाता है, जब किसी न किसी तरीके का फोर्स उस पर लगता है तब मोशन होता है। ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर तो किसी तरीके से बाहर से कोई मोशन लगा, कोई फोर्स अप्लाई कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारा आगे की तरफ मोशन होता है ना। तो मोशन कैसे हो रहा है? ये मोशन हो रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। फ्रिक्शन फोर्स कैसे? जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो अर्थ एक मतलब हमारी डायरेक्शन आगे की तरफ होती है, तो अर्थ जो है ग्राउंड अपोजिट डायरेक्शन में मोशन लगाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में वजह से जो हमारा एक पैर आगे जाता है तो दूसरा पैर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरे पैर के ऊपर अर्थ ने फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई की होती है। इसी वजह से हमारा फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन जो है वो हो पाता है। तो किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। अब क्या है, दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तभी ये अप्लाई होता है। जब हमारे फीट ग्राउंड से टच होते हैं तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तभी दूसरा पैर आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब कि ग्राउंड फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगाती है जिसकी वजह से पैर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है। फिर है ऑब्जेक्ट मेक्स मोशन ऑन अ सरफेस। ऑब्जेक्ट का मोशन किस पे होगा? सरफेस पे होगा। जब ऑब्जेक्ट का मोशन सरफेस पे हो रहा होता है उसी टाइम पर सरफेस तुरंत ही दूसरी डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई करता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफर करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, मोशन होता है। ठीक है, फिर है फ्रिक्शन में शेप और साइज मैटर नहीं करता है। फ्रिक्शन में शेप कितना है, साइज कितना है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। केवल सरफेस इफेक्ट करता है फ्रिक्शन को। ठीक है, सरफेस का फ्रिक्शन का कम या ज्यादा होना ये सिर्फ हमारा सरफेस पे डिपेंड करता है, ना कि शेप और साइज पे डिपेंड करता है। मतलब कि फ्रिक्शन दो केसेस में होता है, या तो स्मूथ सरफेस होता है या तो रफ सरफेस होता है। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है, वीक होता है। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा वीक होता है या फिर कम होता है, और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जो कॉपी पे हम लिख पाते हैं वो किसकी वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। जो पेंसिल की निब है, पॉइंट है, वो जब कॉपी के दोनों का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उसी फ्रिक्शन की वजह से हमारी पेंसिल आगे की तरफ मूव होती है और हम उस पर वर्ड्स को लिख पाते हैं। तो कॉपी पे लिखना किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हो रहा है। हमारा मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हो रहा है। मशीनें जितने भी काम करती हैं वो किसकी वजह से काम करती हैं? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से काम करती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? फ्रिक्शन 3 टाइप का होता है। हम अगर स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ये दोनों फ्रिक्शन समझ लें तो हमको थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन अपने आप समझ में आएगा। थर्ड कौन सा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन स्टैटिक और काइनेटिक इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। कैसे? उसको भी हम समझते हैं। जैसे
स्टैटिक और काइनेटिक, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे हो, तो रेस्ट में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रहती है तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन हो रहा होता है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे अभी बताऊंगी आपको, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो वीक होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है, ऑब्जेक्ट पे वो रेस्ट में रखी हुई है, तो रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जितना उस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट है उतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उतना अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट में मूवमेंट तो आएगा नहीं। ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट से थोड़ा ज्यादा मोशन फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगी। तो जितना, मान लो 10 न्यूटन का कोई ऑब्जेक्ट है और 10 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को हमको मोशन में लाना है, तो 5 या 6 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज मोशन में आएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अलावा भी एक्स्ट्रा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन, एक बार कोई भी चीज मोशन में आ गई तो मोशन में आने के बाद जो हम एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को मूव करने के लिए सिर्फ उतने ही फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो वीक होता है, ठीक। अब समझ लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी खुद का जितना उसका वेट है, उस वेट की लिमिट को क्रॉस करके जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तब उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब कि इसका वेट अगर 10 न्यूटन है तो जैसे ही 1 न्यूटन का वेट फोर्स बढ़ाएंगे तुरंत ही वो कौन सा फ्रिक्शन कहलाएगा, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। सिर्फ 1 सेकेंड के लिए फोर्स लगता है, ठीक है, 1 सेकेंड में ही अपना वर्क कर देता है। 1 न्यूटन का फोर्स जैसे ही ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे ही 1 सेकेंड तक के बाद जितना फोर्स अप्लाई होगा वो हमारा किस में आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन में आएगा। क्योंकि जस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, रेस्ट से काइनेटिक या फिर रेस्ट से मोशन में आने के बीच का जो उसका इंटरवल है उसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इंटरवल बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ फ्रिक्शंस, इन दोनों टाइप के फ्रिक्शन के बीच का जो इंटरवल होता है उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है हमारा। पहला रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि रोलिंग है कि स्लाइडिंग है। रोलिंग फ्रिक्शन, ये ग्राउंड है, जब ट्रॉली को इस तरीके से लेके ग्राउंड से इस तरीके से टच में लेकर के जाते हैं तब यहाँ पे एफर्ट ज्यादा लगता है, इस वजह से ये कौन सा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसा होता है, टफ होता है, क्योंकि इस पे हमको मेहनत लगानी पड़ती है, इस पे थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है तब ये फ्रिक्शन अप्लाई होता है। तो ये कौन सा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी इसी में हम लोग रोलर लगा दें तो ये कौन सा फ्रिक्शन बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ट्रेन में रोलिंग फ्रिक्शन होता है और शिप में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। शिप पे जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग होता है और ट्रेन में जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करता है। ये टफ होता है और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन टफ होता है और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो इजी होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, और इससे भी ज्यादा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन
सॉलिड और सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होता है? सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है सॉलिड में, सॉलिड के बाद लिक्विड में, और लिक्विड के बाद गैस में। मतलब कि गैस में सबसे कम फ्रिक्शन, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता है। तो गैस में फ्रिक्शन मिनिमम होता है और सॉलिड में फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने फोर्स को समझ लिया है। अब कल से हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थैंक यू।